विथ इंडियन नमस्कार। वीडियो के इस अंक में एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामान्य विज्ञान से संबंधित है और यह टॉपिक है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान, जिसके अंतर्गत यहाँ पर अध्ययन करेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन एवं भ्रूणी विकास के बारे में, और इसमें स्वतंत्र तंत्र भी शामिल होगा। ये सभी टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रौढ़ अध्ययन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत जीएस फर्स्ट में जो 7 टॉपिक दिए गए हैं उसमें 7वीं टॉपिक सामान्य विज्ञान है, उसके अंतर्गत यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग या अन्य लोक सेवा आयोग व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें पहला शुरू करते हैं परिसंचरण तंत्र। इसके नोट्स के बारे में देखते हैं। तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों यथा हृदय, रुधिर वाहिनियों में बांटा जा सकता है। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। पेशी उत्तकों का बना यह अंग एक आवरण द्वारा घिरा होता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है, हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां आलिंद कहते हैं, जबकि 2 निचली कक्षों को दायां एवं बायां निलय कहते हैं। इसके बाद एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सामान्यतः मनुष्य की हृदय गति प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र कार्डिकल सर्किल होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है तथा वहां से शिराओं के द्वारा वापस आता है। नेक्स्ट है शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय में आता है। इंपॉर्टेंट है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। रक्त या ब्लड के बारे में देखते हैं। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इंपॉर्टेंट है। यह एक क्षारीय विलयन है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसका पीएच मान 7.4 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है। ये भी नोटेड पॉइंट है। रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं, प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। ये भी नोटेड पॉइंट है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रुधिराणु या डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल था। शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु केवल कशेरुकी की रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाते हैं। रुधिराणु का लगभग 90% भाग जल, 90% भाग लाल रुधिराणु होते हैं। इनमें जो है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, यानी हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसके कारण जो होता है आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पस या ब्लड जो होता है उसका रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य केवल श्वेत रक्त कणिकाएं करती है। नोटेड पॉइंट है कि रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। इन्हें वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है। ये भी नोटेड पॉइंट है कि प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है। इसके बाद एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस, लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर। रक्त स्त्रियों में कुछ कम होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स, कुल डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% सबसे कम बेसोफिल्स होते हैं। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स हैं। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर रक्त होती है, यानी प्लेटलेट की संख्या जो है वह 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर रक्त में होती है। मानव शरीर में रक्त के प्रवाह को इस डायग्राम या चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिखाया गया है फेफड़ा, लंग्स से जो होता है यह जुड़ा होता है फुसफुसी सिरा या पल्मोनरी वेंस। इसके माध्यम से जो ब्लड आता है वह बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से जो यह है बायां निलय में आता है और यह ट्रिपल वाल्व के माध्यम से आता है और बायां निलय से पुनः यह जो है महाधमनी में प्रवेश करता है, यानी महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में यह पहुंचता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचता है। यहाँ से यह जो है उच्च एवं निम्न महाशिरा के माध्यम से होते हुए यह पुनः दाहिने आलिंद में पहुंचता है और दाहिने आलिंद से यह जो है आपका दाहिने निलय में पहुंचता है और इसमें जो कपाट लगी होती है उस कपाट का नाम है त्रिवर्णली कपाट। इसके माध्यम से दाहिने निलय में ब्लड पहुंचता है और दाहिने निलय के माध्यम से पुनः यह जो है फुसफुसी धमनी के माध्यम से यानी पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से यह रक्त जो है पुनः फेफड़े में पहुंचता है। तो इस तरह से यह चित्र में जो दिखाया गया है यह आपका है मानव शरीर में रक्त प्रवाह का आरेखी निरूपण। इस माध्यम से मानव शरीर में रक्त का प्रवाह होता है।
इसमें देखें तो यह है लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा बोन मैरो में विकसित होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आरबीसी जो होती है अस्थि मज्जा बोन मैरो में विकसित होती हैं। इनका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तिल्ली या प्लीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है, ये भी नोटेड पॉइंट है। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कणिकामय तथा कणिकाविहीन। एडिसोफिल्स, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स कणिकामय श्वेत रुधिराणु हैं, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट्स कणिकाविहीन श्वेत रुधिराणु हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। लिम्फोसाइट संबंधित जो प्रश्न है वो 68वें बीपीएससी के पीटी एग्जाम्स जो 12 फरवरी 2023 को कराया गया था उसमें पूछा जा चुका है। तो लिम्फोसाइट अति महत्वपूर्ण अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। तो रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति, यानी रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ल्यूकेमिया कहलाती है। इसे रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्राव होता है। नोटेड पॉइंट है कि रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इस हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। इससे मधुमेह, डायबिटीज, मेलिटस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ देखते हैं मानव रुधिर के घटक। मानव रुधिर के घटक में देखें तो यह दो भागों में बटा हुआ है। मानव रुधिर दो पार्ट में है। पहले भाग में प्लाज्मा है, यह 55% रुधिर का है। दूसरे भाग में रुधिराणु है, यानी ब्लड कार्पलस है, यह जो मानव रुधिर का है 45% है। प्लाज्मा जो है यह 3 भागों में बटा हुआ है, यानी प्लाज्मा के 3 भाग हैं। प्लाज्मा में 91% 91% जल है और कार्बनिक पदार्थ इसमें है और अकार्बनिक पदार्थ हैं, यानी प्लाज्मा 3 भागों से बना है। सर्वाधिक इसमें जल है जो 91% इसमें है। दूसरा भाग रुधिराणु है। रुधिराणु भी 3 पार्ट्स में बटा है। पहले भाग में प्लेटलेट्स है, दूसरे भाग में लाल रुधिराणु यानी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स है। तीसरा पार्ट इसका डब्ल्यूबीसी है या व्हाइट ब्लड कार्पल्स या श्वेत रुधिराणु है। इसके बाद श्वेत रुधिराणु भी 2 प्रकार का बटा हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले में है कणिकामय श्वेत रुधिराणु, दूसरा पार्ट है कणिकाविहीन श्वेत रुधिराणु। तो कणिकामय रुधिराणु भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें है पहला ईओसिनोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। और कणिकाविहीन श्वेत रुधिराणु जो आपका है ये 2 भागों में डिवाइड है। पहला लिम्फोसाइट्स, दूसरा है मोनोसाइट्स। तो यह मानव रुधिर के घटक रहे। आगे इसमें देखें तो उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80 होता है, यानी मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 तक होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रंकुचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरे को प्रसारण दाब डायलिस्टिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रंकुचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर एचजी तथा प्रसारण दाब या डायलिस्टिक प्रेशर 80 मिलीमीटर एचजी पारा होता है। रक्तदाब को डॉक्टर स्मीगो मैग्नोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों, यानी ऑस्ट्रिया के हैं जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह ए बी ए बी तथा ओ की खोज की। बाद में लैंडस्टीनर एवं बीनर द्वारा रिसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी स्मॉल ए तथा एंटीबॉडी स्मॉल बी। रुधिर वर्ग कैपिटल ए में एंटीजन कैपिटल ए व एंटीबॉडी स्मॉल बी उपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग कैपिटल बी में एंटीजन कैपिटल बी व एंटीबॉडी स्मॉल ए उपस्थित होता है। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है परंतु एंटीबॉडी ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही तथा रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहा जाता है। किसी शरीर में बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है, जिसे निम्न चार्ट के अनुसार चढ़ाया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि ए बी जो है सर्वग्राही है, ए बी सर्वग्राही है और ओ जो है सर्वदाता है। तो इसमें देखें रक्तदाता समूह जो ए है वह किसका रक्त प्राप्त कर सकता है? वह प्राप्त कर सकता है आपका ए का और ए बी का, जबकि बी और ओ का रक्त ए नहीं प्राप्त कर सकता। और यहाँ पर कहने का आशय हुआ कि ए जो रक्त दे सकता है वह आप ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी और ओ को ए ग्रुप का जो रक्तदाता समूह वह नहीं दे सकता, जबकि बी ग्रुप का जो रक्त वाला होगा वह ए को नहीं दे सकता, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। और ए बी समूह का जो है यह किसी को नहीं दे सकता परंतु सभी का ले सकता है। और ओ जो है यह सभी ग्रुप को ब्लड दे सकता है। इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करें तो जो ए है, ए जो आपका है रुधिर वर्ग ए जो है इसमें एंटीजन ए है, यानी एंटीजन तो वही होगा, रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होगा परंतु इसमें एंटीबॉडी जो होगी बी होगी। उसी प्रकार से बी जो रुधिर वर्ग है इसमें एंटीजन तो बी होगा लेकिन एंटीबॉडी इसमें ए होगा, एंटीबॉडी ए होगा लेकिन एंटीजन बी इसमें होगा। और ए बी जो है
ए बी में एंटीजन तो ए बी दोनों होंगे, परंतु इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी, जबकि ओ में एंटीजन अनुपस्थित होगा और इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगे। तो इसमें एंटीबॉडी ए बी दोनों है, जिसके कारण यह जो आपका है सर्वदाता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी जो है इसमें एंटीजन ए बी दोनों है, परंतु इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है, अर्थात यह सभी का ब्लड ले सकता है। जबकि बी जो है इसमें एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, अर्थात ये जो ब्लड दे सकता है स्वयं बी को और ए बी को। और ए जो है इसमें जो आपका एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी होने के कारण यह ब्लड जो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है और शेष को नहीं दे सकता। आगे इसको देखें तो इसमें बर्नस्टीन 1924 के अनुसार ए बी ओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है। जनक माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार होता है। यहाँ पर देखिए माता पिता का रुधिर वर्ग है और संतानों के रुधिर वर्ग संभव असंभव के रूप में। यहाँ पर दिया है कि माता पिता के रुधिर वर्ग में यदि माता का भी रुधिर वर्ग ओ हो और पिता का रुधिर वर्ग भी ओ हो तो संभव क्या है संतान के रुधिर वर्ग के लिए, यानी संभव है कि संतान का रुधिर वर्ग ओ ही होगा, और असंभव है ए बी और ए कामा बी और ए बी, ए असंभव यानी ए रक्त वर्ग संतान का नहीं हो सकता। यदि माता का ओ है पिता का ए है या माता पिता दोनों का ए है तो उसमें संभव ओ और ए के लिए असंभव बी और ए बी है। और माता पिता यदि माता का ओ है पिता का बी है या दोनों का ही बी बी है तो इसमें संभव है ओ बी और असंभव ए बी। माता ए पिता बी हैं तो यहाँ संभव जो रक्त है संतान के लिए वो ओ ए बी यानी सभी हैं, ओ है ए है बी है ए बी है और असंभव कोई नहीं है। यदि माता ओ है और पिता ए बी है तो इस दशा में जो संभव ब्लड ग्रुप है ए और बी है और असंभव जो है ओ और ए बी है। यदि माता का ए है और पिता ए बी है, माता बी है या पिता ए बी है या माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो संभव जो उसमें ए बी और ए बी है, असंभव इसमें ओ है। इसको जांच करने का एक तरीका ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे इसी के एग्जाम्पल को लेते हैं कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कर लेते हैं माता का ब्लड ग्रुप ओ ए है और पिता का भी ओ ए है, इसको यदि गुणा कर दें तो ये आपका हो जाएगा, पहले जीरो गुणा करेंगे 0 0 फिर ओ ए होगा, पुनः इसमें ए का गुणा करेंगे तो 0 ए हो जाएगा और ए होगा। इसको यदि हम जोड़ दें तो ये 0 और ए ही होगा, यानी 0 और ए ही रूप में होगा, अर्थात जो बच्चे संतान के रुधिर वर्ग होगा वह 0 और ए होगा, क्योंकि 0 0 है और ए जो है वह ए ही रहेगा और इसमें कोई अन्य कोई है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण में 0 और ए ही है। तो जो बच्चे का या संतान का रुधिर वर्ग होगा 0 और ए ही होगा, क्योंकि ए कोई वर्ग नहीं है और 0 ओ तो हमने सपोज के रूप में इसको लिया है, तो यह 0 और ए ही इसका रुधिर वर्ग होगा, शेष जो नहीं है वो नहीं होंगे। दूसरा एग्जाम्पल ए बी, यानी माता का भी ए बी ब्लड ग्रुप हो पिता का भी ए बी हो, तो इसको इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ ए बी में ए बी का गुणा कर देते हैं क्रमशः, तो पहले ए का गुणा करेंगे ए होगा और पुनः बी में गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, फिर बी से गुणा करते हैं इसको तो ये हो जाएगा बी ए, यानी ये बी ए हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो ये बी बी हो जाएगा, यानी इसको करें तो ए का मतलब ए ही हुआ और ए बी का मतलब ए बी और बी ए का मतलब यह ए बी ही हुआ और बी बी का मतलब बी ही हुआ, तो इसका मतलब 3 इसमें ग्रुप बन सकते हैं, ए बनेगा ए बी बनेगा और बी बनेगा। कहने का ऐसा हुआ कि संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वह ए बनेगा बी बनेगा और ए बी बनेगा, उसमें ओ नहीं था, अर्थात ओ ब्लड ग्रुप के संतान होना असंभव है इस कंडीशन में। इसी प्रकार सभी को हम चेक कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक का उपयोग करके हम सभी को ट्रिक कर सकते हैं कि माता पिता के ब्लड ग्रुप से संभावित जो संतानों के रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, क्या संभव उसको हम चेक कर सकते हैं। रक्त के बारे में कुछ और विशेष जानकारी देखें तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है, यानी 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य जो प्रोटीन है यह आपका है, यानी प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन, यानी फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन है रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। और यहाँ पर ये भी नोटेड पॉइंट है कि जो एंटीजन होता है वह लाल रुधिर कणिकाओं में या आरबीसी में पाई जाती है, जबकि एंटीबॉडी जो होती है वह प्लाज्मा में पाई जाती है। तो जो एंटीजन है जो आरबीसी में पाई जाती है 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। उसी प्रकार से एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में पाई जाती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। रक्तों की विभिन्नता का मुख्य कारण जो होता है आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे एंटीजन कहते हैं। इसमें नोटेड पॉइंट कुछ और देखें तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है, यानी जितना भार होगा उसका 7% जो रक्त होगा। मनुष्य का जो वेट होगा उसका 7% जो होता है वो रक्त होता है मनुष्य के शरीर में। इसका पीएच मान हम देख चुके हैं, क्षारी होता है 7.4 इसका पीएच होता है और वयस्क में जो औसत ब्लड होता है 5 से 6 लीटर होता है। और ये भी नोटेड पॉइंट है कि आरबीसी को इरोथ्रोसाइट, यानी आरबीसी को इरोथ्रोसाइट कहते हैं और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 20 से 120 दिन के लिए होता है। यानी आरबीसी की जो मृत्यु होती है वह यकृत एवं प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत या प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहते हैं। स्तनधारियों में आरबीसी जो होता है वो उभया-उत्तल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी में केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कहने का आशा यह हुआ कि आरबीसी में केंद्रक तो नहीं पाया जाता है, परंतु अपवाद यह है कि ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा ये भी नोटेड पॉइंट है कि प्रोटीन इसके अलावा आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल यानी फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है, और जबकि आरबीसी का निर्माण हमने देखा कि अस्थिमज्जा या बोन में होता है सामान्य तौर पर, लेकिन भ्रूण अवस्था में होगा तो वह यकृत एवं प्लीहा में आरबीसी का निर्माण होगा।
और जैसा कि हम जानते हैं कि डेंगू ज्वर के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और रक्त के कार्य के बारे में देखें तो शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना भी रुधिर का कार्य, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, रक्त का थक्का बनाना, O2 CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ में हार्मोन्स का संवहन करना भी रक्त कार्य है। लैंगिक वर्ण में सहायता करना तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना भी रक्त के कार्य है। अब इस पर आधारित एक PYQ देखते हैं। इसमें है फर्स्ट यानी कारण है, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। नीचे दिए कोटों का उपयोग संयुक्त का चयन कीजिए। इसका जो कथन है वह कथन इस प्रकार से है, यानी कथन ए जो है वह इस प्रकार से, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कथन यह था कि कटे स्थानों से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, उसका कारण आर दिया हुआ था। तो इसका आंसर जो है वह ए है, यानी ए था आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, नोटेड पॉइंट है। फिटकरी में उपस्थित एल्युमिनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह रोकने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। बी है ब्रिटेन। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इसको व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कृत्रिम रक्त हल्का है और इसे ठंडी जगह में रखने की जरूरत नहीं है, साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, इसमें उत्सर्जन तंत्र। इसमें देखते हैं शरीर की कोशिकाओं में उपापचय, यानी शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल, निमोनिया, यूरिया, यूरिकम आदि ऐसे अपशिष्ट वेस्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक व हानिकारक होते हैं। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहरी वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ तथा वातावरण में इनके विसर्जन को उत्सर्जन कहते हैं। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना ब्रिस्को मतलब किडनी का मुख्य कार्य होता है। ब्रिक शरीर की तरल को छानकर इसमें उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट एवं निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से लगातार बाहर निकालते रहने के अतिरिक्त शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण भी करता है। यह रक्त के परासरणी दाब ऑस्मोसिक प्रेशर यानी OP एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह कि जो यह किडनी है यह रक्त के परासरणी दाब यानी OP एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जित अंग एक जोड़ी ब्रिक पाए जाते हैं। ब्रिक में ब्रिक नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती हैं जो उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रिक नलिकाएं या नेफ्रॉन होती हैं वो उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों ही हैं। औसतन प्रत्येक ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की क्रिया डायलिसिस कहलाती है। जब किन्हीं कारणों से ब्रिक क्षतिग्रस्त हो जाता है तब रुधिर को साफ नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में अपोहक का प्रयोग किया जाता है जो कृत्रिम ब्रिक आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। अपोहन या डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण डिफ्यूजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है, डायलिसिस गोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है। यूरिया यकृत में बनती है। नोटेड पॉइंट है कि यूरिया यकृत में बनती है परंतु अति सूक्ष्म निस्पंदन क्रिया द्वारा से रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया यकृत से ब्रिक में पहुंचता है जहां मूत्र का निर्माण होता है। सामान्यतः मनुष्य दिन भर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है, यानी 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। मूत्र हल्का अम्लीय यानी जिसका pH मान 6 होता है तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। नोटेड पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग पीला होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र में 95% जल, 2.6% यूरिया, 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ब्रिक में पथरी या अस्मरी बनती है यानी स्टोन बनते हैं, उसके कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट है। यह खनिज लवण प्राय ब्रिक की पेल्विस में एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आ जाती है। यह कृत एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी या जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। त्वचा से अनावश्यक लवण, यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। यह कृत त्वचा में फेफड़े उत्सर्जन में सहायक होते हैं। नोटेड पॉइंट है कि त्वचा से अनावश्यक लवण, यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। त्वचा भी उत्सर्जन के रूप में कार्य करता है। यकृत, त्वचा, फेफड़े उत्सर्जन के सहायक अंग हैं। यानी किडनी हमने देखा उत्सर्जन अंग था, त्वचा भी है, यकृत है, त्वचा है, फेफड़े हैं, ये उत्सर्जन में सहायक अंग हैं। यानी कहने का आशय ये हुआ कि प्रमुख उत्सर्जित अंग के बारे में देखें तो फर्स्ट आपका ब्रिक या किडनी है, दूसरा त्वचा है, तीसरा यकृत और चौथा फेफड़ा है। ब्रिक या किडनी के बारे में देखें तो ब्रिक या किडनी इसके दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। नेफ्रॉन ही ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है, इसको हम देख चुके हैं। प्रत्येक ब्रिक लगभग 1,30,00,000 ब्रिक नलिकाओं से मिलकर बना है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां जो है वो सीबम का, और जो श्वेत ग्रंथियां होती है वो पसीने का स्रवण करती हैं। फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। साथ ही में कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों द्वारा ही किया जाता है। अगला पार्ट इसका है तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में देखते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, ये भी नोटेड पॉइंट है। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सास एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं जिन्हें युग्मानुबंध
या सिनेप्सिस कहते हैं। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं कोशिकाएं सेंसरी आर अफेरेंट्स नर्वस संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती हैं। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं यानी मोटर आर इफरेंट नर्वस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियात्मक या अपवाही अंगों पेशियों ग्रंथियों आदि से जोड़ती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क यानी ब्रेन तथा मेरुरज्जु या सुषुम्ना स्पाइनल कार्ड आते हैं। यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। परिधि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं जो पूरी शरीर में जालवत फैली होती हैं। इसके अंतर्गत क्रैनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। सुषुम्नी या स्पाइनल तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी नोटेड पॉइंट है, मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें से पहली, दूसरी तथा 8वीं जोड़ी संवेदी सेंसरी होती हैं तथा शेष मिश्रित संवेदी तथा चालक होती हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नी अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन या रामबेन से फैलान के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला अब्लागांटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा ये ऊपर की ओर पोंछ तथा नीचे की ओर सुषुम्ना कार्ड से जुड़ा होता है। मेडुला में भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। नोटेड पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं जैसे स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा पूरी मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्टेड एक्शन का नियंत्रण मेरुरज्जु या कैशेरकू स्पाइनल कार्ड द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रियाएं की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, अबंधित अनकंडीशनल तथा अनुबंधित कंडीशनल होते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर काटे जाने पर यानी हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम तुरंत पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी पक्षी नियततापी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव सहित अधिकांश स्तनधारी पक्षी नियततापी होते हैं अर्थात इनके शरीर का ताप सर्दी या गर्मी में एक समान बना रहता है। मनुष्य के शरीर का तापमान यानी तापमान जो औसतन है वह 98.6 फ़ारेनहाइट है। मनुष्य के शरीर का तापमान औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप यही ताप 310 केल्विन होता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है तथा यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसमें कुछ और अतिरिक्त जानकारी देखें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके बारे में देखें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर था स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग इसका मस्तिष्क या ब्रेन होता है, दूसरा मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड होता है। यहाँ पर प्रासंगिक जो है मस्तिष्क के बारे में देखें तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं। जैसा कि हमने अभी लिखित रूप में देखा तो ब्रेन जो है 3 पार्ट में होता है। पहला जो भाग इसका होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग जो मध्य मस्तिष्क, तीसरा जो होता है पश्च मस्तिष्क होता है। यानी अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मध्य और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के पुनः जो होते हैं 2 भाग होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है डाइएनल सिफेनाल और इसमें डाइएनल सिफेनाल के भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है थैमलस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा भाग होता है सेरिब्रम पेडिकल। और पश्च मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग सेरिबेलम होता है, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद होता है जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है वह 1400 ग्राम का होता है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है 1400 ग्राम का होता है। ईईजी जो होता है वह ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी ईईजी का संबंध जो है वो मस्तिष्क के कार्य से संबंध में रखता है। ये भी कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि मस्तिष्क 3 प्रकार का था। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा इसका पश्च मस्तिष्क था। अग्र मस्तिष्क 2 प्रकार का था, यानी पहला सेरिब्रम था और सेरिब्रम ही जो है वह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। इसी भाग में बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियाँ, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन इत्यादि होता है। और जबकि इसका दूसरा भाग जो है डाइएनल सिफेनाल है और इसके पुनः 2 भाग हो जाते हैं। पहला है थैमलस, दूसरा है हाइपोथैलेमस। जो थैमलस होता है इसमें दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान की जाती है और हाइपोथैलेमस जो होता है इसमें आपका जो होता है जल की उपचयन, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा इत्यादि जो होता है हाइपोथैलेमस में होता है। और रक्तदाब, पसीना, गुस्सा, खुशी इत्यादि भी हाइपोथैलेमस में ही होता है। इसके बाद मस्तिष्क का जो दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क है इसको पुनः 2 भाग में देखा। पहला भाग था कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यह जो होता है दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। दूसरा जो है सेरिब्रल पेंडिकल है और इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ता है। यानी मेरुरज्जु जो है कार्डिनल स्पाइन है उससे यह अन्य भागों को जोड़ता है। यह पार्ट जो है मस्तिष्क का मध्य भाग। इसके बाद पश्च मस्तिष्क देखें 2 भागों में बटा हुआ है पुनः। इसमें सेरिब्रेलम है, दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिब्रेलम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। जबकि नेक्स्ट जो अंतिम इसका जो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है यह सबसे पीछे का भाग है और मुख्य भाग भी है।
यह उपापचय रक्तदान, रक्तदाब, आहार नाल, हृदय की धड़कन इत्यादि पर नियंत्रण करता है। इस पर आधारित एक पीवाईक्यू देखते हैं तो कशेरु रज्जु या स्पाइनल कार्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं। इसका आंसर बी है। हमने अभी ऊपर व्याख्या को देखा तो इसका आंसर बी है 31 यानी 33 जो है इसमें जोड़ियां तंत्रिकाओं की निकलती हैं। इसकी व्याख्या देखें तो कशेरु रज्जु स्पाइनल कार्ड में से 31 जोड़ी पेयर तंत्रिकाएं निकलती हैं जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नी अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्वस कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों इत्यादि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड से जोड़ती हैं। शरीर में स्थित कपाली अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं कार्नल नर्वस मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं जिनकी कुल संख्या 12 होती है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र इसके बारे में देखते हैं। यह आपका है ग्रंथि ग्लैंड कुछ ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों अथवा अंगों को कहते हैं जिनकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती हैं। मानव सहित अन्य कशेरुकी जंतुओं में इनकी 3 स्पष्ट श्रेणियां होती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त होती हैं। इंपॉर्टेंट है कि जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। इनमें स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं से बहकर संबंधित एपिथेलियमयी स्तर की सतह पर मुक्त होती हैं। जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ये नलिका युक्त होती हैं। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती हैं, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। इसमें स्रावित पदार्थ या हार्मोन्स ऊतक द्रव्य में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचालित होते हैं। जैसे पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि आदि। तीसरा है मिश्रित ग्रंथियां, मिक्स ग्लैंड, जिनमें बहिस्रावित अंतःस्रावित दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। जैसे अग्नाशय की वेरी इंपॉर्टेंट है कि अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथियां हैं। अग्नाशय या पंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स सिक्रेटिन है। छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन्स जठर रस के स्रावण को भी कम करता है, संभवतः पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित करता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इसकी रचना 51 एमिनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज की उपापचय को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस का रोग हो जाता है। अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। उदक में डायबिटीज इंसिपिडियस वाले व्यक्ति को प्राय अत्यधिक प्यास लगती है क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच या बेसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। काफी चाय या विस्की, मदिरा के सेवन शरीर में एडीएच हार्मोन्स की मात्रा घट जाती है जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। शरीर का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। बेसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर कम हो जाता है जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। बेसोप्रेसिन का श्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका मुख्य कार्य वृषण में वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं के जल के रुधिर पुनरावशोषण को बढ़ाना, इसलिए इसे मूत्ररोधी हार्मोन्स या एडीएच कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, नोटेड पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि होती है जो कि गोल या भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1 ग्राम तथा व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइलिसिस सेरिब्राई भी कहते हैं जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है क्योंकि मस्तिष्क का भाग तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पिट्यूटरी ग्रंथि या जो पीयूष ग्रंथि है यह मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है और साथ ही हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर कहा जाता है। यानी हाइपोथैलेमस जो हमने देखा मस्तिष्क का जो भाग था वह पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है। और इसमें देखें तो सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन्स का शरीर में संबंध, वृद्धि से इसकी अधिकता से भीमकायता की अवस्था उत्पन्न होती है जबकि कमी से बौनापन। थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर में उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। यह हार्मोन इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़ मानवता तथा वयस्कों में मिडिक्सडीमा नामक रोग हो जाता है। सामान्य घींघा या गलगंड तथा हासीमीटो का रोग भी इसी कमी से कारण होता है। नेत्रोसेंधी गलकंड या एक्जोलैथिस मिल्क ग्वाइटर तथा ल्यूमर का रोग थायराइड ग्रंथि के अतिश्रावण के कारण ही होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक एमिनो अम्ल है जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या टीएचएस है। टीएचएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से शिकार हो जाता है। पैराथायराइड या पराओटो ग्रंथि भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथि जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन यानी पीटीएच नामक हार्मोन का स्राव होता है जो कि रुधिर के कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रेनल मेडुला से स्रावित होता है। उसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होता है। शरीर में उत्तेजना कम होता है। इसके प्रभाव से वाहिका विस्तारीकरण के कारण मस्तिष्क, कंकाल, पेशियों, हृदय, फेफड़ों, वृक्क आदि अंगों से रुधिर संचार बढ़ जाता है। इसमें नॉरएपिनेफ्रिन प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाकुच कम हो जाता है। एड्रेनल मेडुला से स्रावित नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीर्ण के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों से रुधिर संचार कम हो जाता है। इससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को, नोटेड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स को लड़ो एवं उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है। एड्रेनल ग्रंथि ये हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं, अर्थात संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करते हैं। आइए चित्र के माध्यम से मानव शरीर की ग्रंथियां और उसमें स्रावित हार्मोन्स को देखते हैं। इसमें जो है
यहाँ पर दिखाया गया है, यह आपका पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, और इससे जो स्रावित हार्मोन्स है मेलाटोनिन है। और यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि है, इससे जो स्रावित हार्मोन्स हैं वो दो हैं, पश्च पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइलिस हार्मोन्स है, और अग्र पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइलिस हार्मोन्स हैं। पुनः इससे जो है यानी पश्च पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स होते हैं, वाइसोप्रेसिन यानी एडीएच, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्र पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस से कुल मिलाकर के आपके इतने हार्मोन्स स्रावित होते हैं। कुल मिलाकर इससे 7 हार्मोन स्रावित होते हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद देखें अमाशय से, अमाशय जो है जो ये ग्रंथि है, इससे आपका जो है 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक जो होता है गैस्ट्रिन होता है, दूसरा होता है घ्रेनिल होता है। और अग्नाशय जो है इससे आपके कुल मिलाकर 4 जो है हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला अल्फा कोशिका से ग्लूकागान, बीटा कोशिका से इंसुलिन, और डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टेनिन, और एफ कोशिका से अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन का श्रवण होता है। जैसा कि हम जानते हैं अग्नाशय जो है मिश्रित ग्लैंड है, अर्थात यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का एग्जाम्पल है, यानी मिक्स ग्लैंड है अग्नाशय। नेक्स्ट ग्रंथि आपकी जो है वह आपकी जो है अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि है। इससे जो स्रावित हार्मोन्स उसको देखते हैं 2 भागों में बटे हुए हैं, यानी क्रमशः 2 पार्ट में यदि हम देखें तो यह आपका है पहला एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल या एपिनेफ्रिन, और नेक्स्ट है नार एड्रिनेलिन या नार एपिनेफ्रिन, और जबकि दूसरा भाग में इसके हैं, दूसरे भाग में भी 3 हैं, एड्रिनल कार्टेक्स, एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल। और जो मानव शरीर के जो ग्रंथि वृषण यानी पुरुषों में जो वृषण पाया जाता है सिर्फ पुरुषों में, इससे संबंधित जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो है एड्रोजन या इसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। इसके अलावा अंडाशय सिर्फ महिलाओं में, इसमें 2 जो आपके हार्मोन्स पाए जाते हैं, पहला है एस्ट्रोजेन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद वृक्क या किडनी में देखें तो इसमें 3 तरह के हार्मोन्स हैं, पहला है कैल्सिट्रॉल, दूसरा है रेनिन, और तीसरा है एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट देखें यकृत में, यकृत आईजीएफ है, इसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन स्रावित होते हैं। थाइमस ग्रंथि में देखें तो इसमें 2 प्रकार के इंसुलिन स्रावित होते हैं, थाइमोसिन और दूसरा है थाइमोपोइटिन। और इसके बाद थायराइड या ऑटो ग्रंथि में देखें तो आपके कुल मिलाकर के 3 तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं, टेट्राआइडोथाइरोनिन या थायरॉक्सिन, दूसरा है ट्राइआइडोथाइरोनिन, और तीसरा है कैल्सिटोनिन। इसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि में देखें तो इसमें जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है पैराथार्मोन या पीटीएच। इसमें कुछ और जानकारी, विशेष जानकारी देखें तो हार्मोन्स जो होते हैं, यानी हार्मोन्स जो हैं ब्लड के द्वारा बहते हैं, और ये जो बनते हैं एस्टेरॉइड या प्रोटीन द्वारा बने होते हैं। हार्मोन्स एस्टेरॉइड या प्रोटीन द्वारा बने होते हैं, और यह वसा के भी उत्पन्न होते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं एक उत्तेजनकारी पदार्थ होते हैं, यानी हार्मोन्स जो है एक उत्तेजनकारी पदार्थ होता है। और साथ ही में हार्मोन्स जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी हार्मोन्स जो होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात नलीविहीन ग्रंथि से बना होता है। यानी कहने का आशा ये हुआ कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है नलिकाविहीन ग्रंथि होती है, इसमें हार्मोन्स का स्राव होता है, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियां जो होती है नलिका युक्त होती हैं, इसमें एंजाइम का स्राव होता है, और एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियां जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, लाल ग्रंथि इत्यादि जो हैं यह बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं जो नलिका युक्त होती हैं, और ये मूलतः एंजाइम का स्राव करते हैं, जो एंजाइम का स्राव होता है इसमें, और एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। और जो आपका है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि देखें तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि देखें तो थायराइड ग्रंथि होती है। और जो बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों ग्रंथि यानी नलिका युक्त और नलीविहीन दोनों के रूप में देखें तो अग्नाशय या अग्नाशय जो होता है मिक्स ब्लेंड होता है, यानी बहुत इसमें एंजाइम हार्मोन्स दोनों पाए जाते हैं। अभी हमने ऊपर देखा इसमें जो है यानी अंडाशय सिर्फ महिलाओं में जो है, यानी अंडाशय जो सिर्फ महिलाओं में, इसमें 2 तरह के हार्मोन्स हैं, पहला है एस्ट्रोजेन, यह जो आपका एस्ट्रोजेन है अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है, और दूसरा जो प्रोजेस्टेरोन है यह एक हार्मोन है, यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद जो आप यहाँ पर अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि है, इसे फोरियस, लड़ो और उड़ो या इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। यह उत्तेजना के समय एड्रिनल हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय होता है। यह लड़ो और उड़ो या इमरजेंसी हार्मोन्स के रूप में इसको जाना जाता है।